कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमय सीक्रेट रिसर्च सेंटर से, जहां हम एलिसा नाम की एक लड़की को देखते हैं। एलिसा इशारों की भाषा में बात करती है और वह बोल नहीं सकती है क्योंकि बचपन में उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। उसकी पूरी दुनिया बस 4 दीवारों में कैद है। इस दुनिया में एलिसा बिल्कुल अकेली थी, न कोई परिवार, न कोई सच्चा दोस्त। उसकी जिंदगी घड़ी की सुइयों की तरह बस एक ही लूप में चलती रहती है। सुबह उठना, घर का काम करना, रात को ड्यूटी पर जाना और हर पल अकेलापन झेलना। एलिसा जन्म से अनाथ थी। पैदा होते ही उसे कोई नदी किनारे छोड़ दिया गया था। उसकी गर्दन पर बचपन से ही एक चोट का निशान था, मानो किसी पंजे से उसे मारा हो। डॉक्टरों का मानना था कि इसी चोट ने उसके वोकल कॉर्ड को नष्ट कर दिया, इसलिए वह बोल नहीं पाती। पर एलिसा ने इसे कभी अपनी कमजोरी नहीं समझा। एलिसा को पूरी जिंदगी में केवल 2 ही लोगों का साथ मिला था। एक उसका पड़ोसी जाइल्स, जो एलिसा को समझता भी है और उसे अपनी फैमिली की तरह भी मानता है। वह एक बेहतरीन पेंटर है। दूसरी थी उसकी सहकर्मी झेल्डा, जो एलिसा के इशारों की भाषा समझती थी और उसकी आवाज बनकर रहती थी। लेकिन बाकी लोग एलिसा को पसंद नहीं करते थे और हर बार उसे दुख पहुंचाते थे, इसलिए एलिसा ज्यादातर किसी से बात नहीं करती थी। एलिसा जिस फैसिलिटी में काम करती थी, वहाँ एक खुफिया रिसर्च चल रही थी। एक दिन एलिसा और जेल्डा और वहाँ के सबसे पुराने सफाई कर्मी थे, वे लोग खुफिया कमरों की सफाई कर रहे थे। लैब में मौजूद एक ऑफिसर सभी से कहता है कि आज हमारे यहाँ एक टीम आने वाली है, जो अपने साथ एक मिस्टीरियस जानवर ला रही है। थोड़ी ही देर में वह टीम वहाँ पहुँच जाती है। उनके साथ एक बहुत बड़ा पानी का टैंक होता है। उस टैंक के अंदर कुछ था। जब एलिसा उसके पास जाती है, उसने जब अपना हाथ कांच पर रखा तो अचानक मगरमच्छ जैसा एक पंजा जोर से कांच पर आकर टकराया। एलिसा डरकर पीछे हट गई। इतने में ही सिक्योरिटी इंचार्ज फ्लेमिंग ने एलिसा और जेल्डा को लैब से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन सफाई करते समय उन्हें उस कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिस कमरे में वह पानी का टैंक रखा गया था। तभी उसी कमरे से एक कर्नल बाहर आता है। वह बहुत स्वार्थी था और पूरे प्रोजेक्ट का मुखिया था। उसके हाथ से खून बह रहा था। तेज दर्द के कारण वह घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी एक टीम वहां आती है और कर्नल रिचर्ड को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद एलिसा और उसकी दोस्त से कहा जाता है कि वे उस कमरे की सफाई करें। जब वे कमरे में जाती हैं, तो वहां खून फैला हुआ मिलता है। जब वो दोनों सफाई कर रहे थे, तो वहां किसी की कटी हुई 2 उंगलियां भी पड़ी होती हैं, जो कर्नल की ही उंगलियां थीं। एलिसा उन उंगलियों को एक पैकेट में रख लेती है। एलिसा की दोस्त किसी को बुलाने चली जाती है। तभी एलिसा वहां रखे एक बहुत बड़े कांच के पानी के टैंक को देखती है। जब वह उसके पास जाती है, तो उसके अंदर एक अजीब सा जीव होता है। उसके हाथ पैर इंसानों जैसे थे। एलिसा अपना हाथ कांच पर रखती है और वह जीव भी ठीक उसी जगह अपना हाथ रख देता है। उसी समय एलिसा की दोस्त और फ्लेमिंग वहां आ जाते हैं। वह जीव तुरंत पीछे हट जाता है। अब एलिसा समझ चुकी थी कि लैब में असल में क्या रखा गया है। एलिसा ने फ्लेमिंग को रिचर्ड की उंगलियां सौंप दी और वहां से चली गई। अगले दिन वह लंच के समय फिर उसी जगह जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ा पूल था और वह जीव पानी के अंदर था। एलिसा पूल की दीवार पर बैठ जाती है। वह अपने साथ एक अंडा भी लाई थी। वह चम्मच से अंडे पर आवाज करती है। यह आवाज सुनते ही वह जीव पानी से बाहर आ जाता है। यह देखकर एलिसा अंडे का छिलका उतार देती है। वह अंडा खुद उस जीव को देना चाहती थी, लेकिन वह जीव एलिसा से डर रहा था, इसलिए उसने उसके हाथ से अंडा नहीं लिया। तब एलिसा अंडे को दीवार पर रख देती है। वह जीव अंडे को उठाकर पानी के अंदर चला जाता है। इसके बाद एलिसा भी वहाँ से बाहर चली जाती है। उस वक्त जेल्डा लैब के बाहर ही थी। उसने एलिसा से कहा कि रिचर्ड ने उन दोनों को अपने केबिन में बुलाया है। कुछ मिनट बाद वे दोनों रिचर्ड के केबिन में बैठे थे। रिचर्ड सर्जरी के जरिए अपनी दोनों उंगलियां वापस लगवा चुका था। रिचर्ड ने एलिसा और जेल्डा से कहा, मुझे यकीन है तुम दोनों ने लैब में मौजूद उस जीव को देखा होगा जिसने मुझ पर हमला किया था। मैं उस जीव को अमेजन नदी से पकड़कर लाया हूँ, इसलिए मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि वह कितना खतरनाक है। भले ही वह जीव इंसानों की तरह दिखता है, लेकिन तुम दोनों उसे इंसान समझने की गलती मत करना और लैब की सफाई करते वक्त उससे हमेशा दूरी बनाए रखना। लेकिन एलिसा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और एलिसा को उस जीव से हमदर्दी होने लगी थी। वह फिर से लंच के समय वहाँ जाती है और उस जीव के लिए अंडे लेकर आ गई। इस बार वह अपने साथ एक म्यूजिक प्लेयर भी लाई थी। वह म्यूजिक चलाती है और फिर से अंडा दीवार पर रख देती है। इसके बाद वह अपना खाना भी आराम से खाने लगती है। थोड़ी देर बाद वह जीव पानी से बाहर आ जाता है। वह जीव म्यूजिक सुनने लगता है। वह अंडा भी खा लेता है जो एलिसा ने उसके लिए रखा था। अब उसे एलिसा का साथ अच्छा लगने लगा था। एलिसा हर रोज उसके लिए अंडे लेकर आती और उस जीव की पसंद के मुताबिक उसे हर दिन अलग अलग तरह का
म्यूजिक सुनाती। धीरे धीरे दोनों इशारों की भाषा में बात करने लगते हैं। समय के साथ यह सिलसिला बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। एलिसा को इस दोस्ती से बहुत खुशी मिलती है क्योंकि वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। इस दुनिया में उसके पास सिर्फ दो लोग थे, एक उसका पड़ोसी जाइल्स और दूसरी उसकी दोस्त। अब उसे खुशी थी कि उसे तीसरा दोस्त भी मिल गया है। एलिसा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका तीसरा दोस्त डरावना है और एक अलग जीव है। उसे अपना दोस्त पाकर बहुत खुशी होती है। वह हर दिन लंच के समय उसके पास जाती और उसके साथ समय बिताती थी। दोनों एक दूसरे से इशारों में बात करते थे। इसी दौरान एक दिन फैसिलिटी के चीफ, जिसका नाम रॉबर्ट है, जो एक साइंटिस्ट और एक डॉक्टर भी होता है, रॉबर्ट ने एलिसा को उस जीव के साथ देख लिया। अब तक रिचर्ड और बाकी वैज्ञानिक उस जीव को केवल एक मूर्ख जानवर ही समझ रहे थे, लेकिन एलिसा और उस जीव को एक दूसरे से इशारों में बात करते देख रॉबर्ट समझ गया कि यह जीव काफी इंटेलिजेंट है। वे एलिसा को यह नहीं बताते कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है और सब जान गए हैं। वे वैज्ञानिक भी थे और अमेरिका के लिए इस जीव पर रिसर्च कर रहे थे। रॉबर्ट ने इस बारे में रिचर्ड को भी कुछ नहीं बताया। अगली सुबह वह एक सुनसान जगह पर किसी से मिलने पहुंचा। कुछ समय बाद एक कार वहां आकर रुकी। कार में मौजूद आदमी ने रॉबर्ट से एक पासवर्ड मांगा और पासवर्ड मैच होने पर उसे एक रेस्टोरेंट के किचन में ले जाया गया, जहां रॉबर्ट की मुलाकात दो रूसी आदमियों से हुई। तभी उन्होंने रॉबर्ट को दिमित्री कहकर पुकारा, जो एक रूसी नाम था। असल में रॉबर्ट एक रूसी जासूस था जो कई सालों से नाम बदलकर अमेरिकियों की जासूसी कर रहा था। उस समय दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, इसलिए दोनों देश एक दूसरे की राजनीतिक और वैज्ञानिक गतिविधियों पर नजर रखते थे। वे दोनों रूसी आदमी रॉबर्ट के साथी थे, जिन्हें वह उस जीव की जानकारी देने आया था। रॉबर्ट ने उन्हें उस जीव के बारे में अब तक मिली सारी जानकारी दी और बताया कि वह जीव इशारों की भाषा और संगीत को समझ सकता है। रॉबर्ट को यकीन था कि वह जीव बेहद इंटेलिजेंट है और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के हाथ एक ताकतवर हथियार लग जाएगा। इसीलिए रॉबर्ट ने अपने साथियों से कहा कि वे जल्द से जल्द उस जीव को चुराकर अपने देश ले जाएं। यह कहकर वह वहां से निकल गया। अगले दिन एलिसा फिर उस जीव को देखने जाती है। वहां वह देखती है कि उस जीव को बेरहमी से जंजीरों में बांध दिया गया है। यह देखकर एलिसा को उस पर बहुत दया आती है, क्योंकि उसके शरीर से खून बह रहा होता है। तभी उसे लगता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वह जल्दी से छिप जाती है। वहां कर्नल आता है। वह उस जीव से बहुत नफरत करता था। उसके हाथ में एक बिजली वाला लोहे का डंडा होता है और वह उस जीव को जोर का बिजली का झटका देता है। इसके बाद वहाँ जनरल भी आ जाता है। जनरल कहता है कि मुझे उम्मीद थी कि यह छोटा होगा, लेकिन यह तो बहुत बड़ा है। कर्नल उसे बताता है कि अमेज़न के लोग इसे अपना भगवान मानते हैं। वे इसके लिए पानी में फल, फूल और कई चीजें चढ़ाते हैं। कर्नल कहता है कि अगर हमें इस जीव के बारे में जानना है तो हमें इसे मारना पड़ेगा, क्योंकि इसके मरने के बाद ही इस पर रिसर्च की जा सकती है। उसका शरीर ऐसा है कि बिना काटे हम कुछ नहीं कर सकते। तभी डॉक्टर देखता है कि यह क्रिएचर एक नहीं बल्कि 3 जगह से सांस लेता है। वह कहता है कि हमें इसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि आखिर कोई जानवर 3 जगह से सांस कैसे ले सकता है। इस दौरान हम देखते हैं कि क्रिएचर अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसलिए डॉक्टर कहता है कि हमें इसे जल्दी से पानी में डाल देना चाहिए, वरना इसकी मौत हो सकती है। वे इसे तुरंत पानी में डाल देते हैं। डॉक्टर फिर से कहता है कि अगर इसे मार दिया गया तो हम इसके ऊपर पूरी तरह से रिसर्च नहीं कर पाएंगे। इस पर जनरल गुस्से में कहता है कि मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। आखिर तुम हो कौन? सिर्फ एक मामूली डॉक्टर। मैंने जो कहा वही करो। डॉक्टर बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वे इस बोल न सकने वाले जीव को मारना नहीं चाहते थे। बेशक वे जासूस थे, लेकिन सबसे पहले वे इंसान थे, इसलिए उन्हें उस जीव पर दया आती है। वे नहीं चाहते थे कि उसे मार दिया जाए। वहीं हम एलिसा को देखते हैं, जो कोने में छिपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। यह बातें एलिसा को बुरी लगती हैं, क्योंकि वह इस क्रिएचर को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी। घर आकर वह सारी बात जाइल्स को बताती है, क्योंकि उसे डर था कि वे लोग उस जीव को मार देंगे, और कहती है कि हमें उसे बचाना होगा, क्योंकि कर्नल इसे मारने वाला है। जाइल्स कहता है तो तुम्हें भला इससे क्या फर्क पड़ रहा है? उनका वह एक्सपेरिमेंट है, उन्हें करने दो। लेकिन एलिसा कहती है, देखो वह काफी मासूम है, वह बोल नहीं सकता, बिल्कुल मेरी तरह है। वह मेरी सभी बातों को समझता है और मुझे पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे पसंद किया है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। जाइल्स मदद करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वह कहता है, चलो बताओ उसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी दौरान दूसरी ओर रॉबर्ट एक बार फिर अपने रूसी साथियों से मिला। इस बार उसके साथियों ने उसे एक डिवाइस
डिवाइस और एक इंजेक्शन सौंपते हुए कहा कि उस जीव को चुराकर अपने देश ले जाना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वे उसे खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर वे उसका फायदा नहीं उठा पाए तो अमेरिकन को भी नहीं उठाने देंगे। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि वह यह डिवाइस फैसिलिटी के फ्यूज बॉक्स में लगा दे। इससे 5 मिनट के लिए सारे कैमरे और बिजली बंद हो जाएगी। जब फैसिलिटी में अंधेरा होगा तब वह यह इंजेक्शन लगाकर उस जीव को खत्म कर दे। रॉबर्ट अपने देश के प्रति वफादार तो था, लेकिन अपने साथियों के इस फैसले से वह काफी निराश हो गया। अगली सुबह ही रिचर्ड उस जीव की चीर फाड़ करवाने वाला था। रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि वह उस जीव को कैसे बचाए। दूसरी ओर एलिसा ने जाइल्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। वे रात के समय उस जीव को लॉन्ड्री वाली गाड़ी में डालकर फैसिलिटी से भगाने वाले थे। इसके लिए जाइल्स ने अपनी वैन पर उसी लॉन्ड्री कंपनी का नाम पेंट कर दिया जो फैसिलिटी से गंदे कपड़े लेने आती थी। साथ ही उसने अपनी कला की बदौलत फैसिलिटी के स्टाफ की एक नकली आईडी भी बना ली। एलिसा ने जाइल्स से कहा कि उसे ठीक 5 बजे वैन लेकर फैसिलिटी के लोडिंग डॉक पर पहुंचना होगा। एलिसा ने यह समय इसलिए चुना था क्योंकि 5 बजे ही स्टाफ की शिफ्ट बदलती थी। इसी पूरी प्लानिंग के साथ एलिसा ड्यूटी पर आ गई। उसने सुबह होने का इंतजार किया और 5 बजने से ठीक पहले चोरी छिपे लैब में घुस आई। सबसे पहले एलिसा ने बड़ी चालाकी से लैब में लगे कैमरे को ऊपर की ओर घुमा दिया ताकि कोई उसे देख न पाए। इसके बाद वह उस जीव को जंजीरों से आजाद कराने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक रॉबर्ट वहां आ गया। दरअसल रॉबर्ट के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वह उस जीव को मारकर उसे दर्द से मुक्ति देने आया था। लेकिन एलिसा को उस जीव को भगाते देख रॉबर्ट ने भी उसका साथ देने का फैसला कर लिया और उसने एलिसा को बेड़ियों की चाबी दे दी। इसी दौरान दूसरी ओर सफाई कर्मचारियों की शिफ्ट भी बदल रही थी। सभी अपना कार्ड पंच करके घर के लिए निकल चुके थे, लेकिन जेल्डा ने देखा कि एलिसा का कार्ड अब भी फैसिलिटी में ही है। जेल्डा समझ गई कि एलिसा कुछ तो गलत कर रही है। उसने एलिसा का कार्ड अपने पास रख लिया और फैसिलिटी में उसे ढूंढने लगी। तब तक एलिसा और रॉबर्ट उस जीव को आजाद कर चुके थे और उसे कपड़े रखने वाले कार्ट में भरकर कपड़ों के बीच छिपा दिया था। साथ ही रॉबर्ट ने एलिसा को एक बॉक्स देते हुए कहा कि उसे इस चीज को हर 3 दिन में उस जीव के पानी में मिलाते रहना होगा। यह चीज उस जीव को जरूरी पोषक तत्व देगी। इसके बाद रॉबर्ट ने आगे कहा, अगले 5 मिनट में मैं यहाँ की बिजली काटने वाला हूँ। उस बीच तुम किसी भी तरह इसे यहाँ से ले जाना। उम्मीद करता हूँ कि तुमने इसके लिए पहले से कोई प्लानिंग की होगी। ये कहकर रॉबर्ट वहाँ से निकल गए। दूसरी ओर प्लान के मुताबिक जाइल्स भी अपनी लॉन्ड्री वैन लेकर फैसिलिटी तक पहुँच चुका था, लेकिन एंटर करने से पहले ही एक गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड ने जाइल्स से उसकी आईडी मांगी और उसे चेक करने लगा। इसी बीच उधर रिचर्ड ने भी सीसीटीवी मॉनिटर पर जाइल्स की लॉन्ड्री वैन देख ली। इतनी सुबह लॉन्ड्री वैन को वहाँ देखकर रिचर्ड को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत गार्ड को कॉल किया। उधर गार्ड जाइल्स की आईडी चेक करता हुआ कॉल रिसीव करने ही वाला था कि तभी नकली आईडी होने की वजह से गार्ड का रंग छूटने लगा। इससे गार्ड समझ गया कि आईडी फर्जी है। गार्ड ने फौरन जाइल्स पर बंदूक तान दी। वहीं रिचर्ड भी जाइल्स की वैन की तरफ भागने लगा। इधर तब तक एलिसा उस जीव को लोडिंग डॉक तक ले आई थी, लेकिन तभी जेल्डा ने उसे देख लिया। जेल्डा को सारा माजरा समझ आ गया और वह उस जीव को ले जाने से रोकने लगी। उसी वक्त उधर रॉबर्ट ने फ्यूज बॉक्स में अपनी डिवाइस फिट कर पूरी फैसिलिटी की बिजली काट दी और खुद लोडिंग डॉक पर आ गया। उसने एलिसा से कहा, हमारे पास बस 5 मिनट का समय है। यह सुनकर जेल्डा भी एलिसा की मदद करने को मजबूर हो गई। तभी रॉबर्ट ने देखा कि जाइल्स गार्ड की बंदूक के निशाने पर है। वह भागते हुए गार्ड के पीछे गया और उसे एक इंजेक्शन लगाकर वहीं बेहोश कर दिया। जाइल्स अपनी जान की खैर मनाते हुए फौरन लोडिंग डॉक पर पहुंच गया। एलिसा ने उस जीव को तुरंत वैन में बैठाया और जाइल्स के साथ वहां से फरार हो गई। रॉबर्ट भी जल्दी से जेल्डा को लेकर वहां से निकल गया। इस तरह एलिसा बड़ी चालाकी से उस जीव को चुराने में कामयाब हो जाती है और रिचर्ड को बिल्कुल भी भनक नहीं लगती कि इस चोरी के पीछे एलिसा है और रॉबर्ट भी उनके साथ शामिल है। उसे यही लगता है कि इसमें किसी बड़े गिरोह का हाथ है। उधर एलिसा उस जीव को अपने अपार्टमेंट में ले आती है। वह जीव ज्यादा समय तक पानी से बाहर नहीं रह सकता था, इसीलिए एलिसा ने तुरंत उसे पानी से भरे अपने बाथटब में लिटा दिया और उसमें रॉबर्ट द्वारा दिया गया वह पोषक तत्व मिला दिया। उधर दूसरी ओर जब जनरल को उस जीव के चोरी होने की खबर मिली तो उसने रिचर्ड से कहा कि अगर उसने उस जीव को जल्द से जल्द वापस नहीं लाया तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनकर रिचर्ड पूरी जी जान से उस जीव को ढूंढने में लग गया। अगली सुबह एलिसा एक बड़ी नहर के पास आई। उस नहर का पानी सीधे समंदर में जाकर मिलता था। एलिसा अब उस जीव को पानी में आजाद करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त नहर में पानी कम था। नहर में जब पानी 30 फीट तक भर जाता था तभी वह समंदर से मिलता था और ऐसा केवल अक्टूबर और नवंबर के महीनों में ही होता था, क्योंकि उन दिनों बारिश ज्यादा होती थी। एलिसा ने उस जीव को आजाद करने के लिए 10 नवंबर का दिन चुना और कैलेंडर पर उस तारीख को नोट कर लिया।
हालांकि उस दिन के आने में अभी कुछ समय बाकी था। अगले दिन एलिसा फिर से अपने काम पर चली जाती है ताकि किसी को शक न हो। वहीं घर पर हम जाइल्स को देखते हैं जो क्रिएचर के पास बैठकर उसकी ड्राइंग बना रहा था। लेकिन ड्राइंग बनाते बनाते जाइल्स की नींद लग जाती है और क्रिएचर पानी से बाहर निकलता है। इसी दौरान क्रिएचर की नजर घर में मौजूद एक पालतू बिल्ली पर पड़ती है। क्रिएचर उस बिल्ली को एक ही पल में मार देता है। जाइल्स की आंखें खुलती हैं और वह देखता है कि क्रिएचर उसकी बिल्ली को मारकर खा रहा है। यह देखकर जाइल्स क्रिएचर पर भड़कता है। क्रिएचर तेजी से भागता है जिससे उसका हाथ जाइल्स के हाथ से टकरा जाता है और जाइल्स के हाथ से खून बहने लगता है क्योंकि क्रिएचर के नाखून काफी लंबे थे। इसके बाद क्रिएचर वहाँ से कहीं बाहर चला जाता है। इसके बाद जब एलिसा घर आती है तो वो जाइल्स के हाथ और उस क्रिएचर को घर में ना पाकर परेशान हो जाती है। तब जाइल्स उसको बताता है कि उस क्रिएचर ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, वो बस डर गया था। तुम जल्दी से जाकर उस क्रिएचर को ढूंढकर घर वापस ले आओ। एलिसा जल्दी से उस क्रिएचर को ढूंढकर घर वापस ले आती है। घर पर आने के बाद उस क्रिएचर को अपनी गलतियों का एहसास होता है और इस बार वो जाइल्स की बाकी पालतू बिल्लियों के साथ में अच्छा व्यवहार करता है। उस क्रिएचर को अपनी गलतियों का एहसास होता है, इसलिए वो जाइल्स के पास जाकर उसको इशारों में अपने सर पर हाथ रखने के लिए कहता है। जाइल्स भी ऐसा ही करते हैं और वो क्रिएचर भी अपना हाथ जाइल्स के सर पर रखता है, जहाँ पर उस क्रिएचर की बॉडी में से एक अजीब सी लाइट नजर आती है। इसके बाद अगली सुबह जब जाइल्स सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके हाथ की चोट बिल्कुल गायब हो गई है और साथ ही साथ में जाइल्स के सिर पर अब नए बाल भी उगाए थे, जिससे कि जाइल्स बहुत ही ज्यादा खुश होता है। यानी कि उस क्रिएचर के अंदर वाकई में ही शक्तियां थीं और इसीलिए अमेज़न के लोग उसको अपना गॉड माना करते थे। अब धीरे धीरे वह जीव इंसानी भावनाओं को भी समझने लगा था। उसे एलिसा से प्यार हो गया था और एलिसा भी उसे चाहने लगी थी। उनका मिलन सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहा बल्कि शारीरिक रूप से भी उनका संबंध जुड़ चुका था। एलिसा को तो जैसे उस जीव के रूप में एक जीवन साथी मिल गया था और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। एक इंसान और क्रिएचर का मिलन काफी अजीब था, इसलिए कर्नल सीधे रॉबर्ट से मिलने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं। एक गाड़ी आती है और वहाँ मौजूद लोग रॉबर्ट पर फायरिंग करके उसे मार देते हैं। इसी दौरान कर्नल भी वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों लोगों को मार देता है जिन्होंने रॉबर्ट पर गोली चलाई थी। कर्नल जल्दी से रॉबर्ट के पास आता है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। कर्नल उससे पूछता है कि बताओ आखिर वह क्रिएचर कहाँ है, लेकिन रॉबर्ट कुछ भी नहीं बताता। कर्नल उसे काफी टॉर्चर करता है, जिस पर रॉबर्ट सिर्फ इतना कहता है कि वह लैब में सफाई का काम करती है और इतना कहते ही मर जाता है। कर्नल को एलिसा पर शक नहीं होता बल्कि उसकी दोस्त जेल्डा पर होता है, इसलिए कर्नल अपने साथियों के साथ जेल्डा के घर जाता है और उससे पूछता है कि क्रिएचर कहाँ है, लेकिन जेल्डा कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता, वह नहीं जानती कि क्रिएचर कहाँ है। यहीं पर हम उसके पति को देखते हैं जो सारी बातें बता देता है और कहता है कि उसने अभी अपनी पत्नी को एलिसा से बातें करते हुए सुना था और वह क्रिएचर एलिसा के पास है। रिचर्ड उसी वक्त एलिसा के घर के लिए निकल पड़ा। उसके जाते ही जेल्डा ने एलिसा को कॉल कर सब कुछ बता देती है और जल्द से जल्द वहाँ से उस क्रिएचर को लेकर भाग जाने के लिए कहती है। उसी दिन 10 तारीख भी होती है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। यह वही दिन होता है जिस दिन एलिसा को उस क्रिएचर को रिवर में छोड़ना था। एलिसा बहुत ही ज्यादा दुखी मन से उस क्रिएचर को लेकर निकल जाती है क्योंकि अब वो उस क्रिएचर को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। कर्नल जब एलिसा के घर पहुंचता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता, जिससे कर्नल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन जाने से पहले कर्नल की नजर उसी कैलेंडर पर पड़ती है जिस पर एलिसा ने 10 तारीख पर एक नोट लिखा हुआ था कि वो 10 तारीख को उस क्रिएचर को पास वाले रिवर में छोड़ आएगी। दूसरी तरफ हम एलिसा, जाइल्स और क्रिएचर को देखते हैं जो नदी के पास पहुंच गए थे। एलिसा काफी उदास थी क्योंकि वह अब अपने प्यार को अलविदा कह रही थी और आज के बाद यह दोनों जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेंगे। क्रिएचर भी एलिसा को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन वह पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता था। तभी उसी जगह पर कर्नल रिचर्ड आ जाता है जो आते ही सबसे पहले जाइल्स को बेहोश कर देता है और फिर वो उस क्रिएचर के साथ साथ एलिसा को भी गोली मार देता है, जिससे वो दोनों वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन तभी वो क्रिएचर फिर से उठ जाता है। कर्नल अपनी गन फिर से रिलोड करने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले क्रिएचर उसके पास आकर उसकी गर्दन पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। फिर वह जीव एलिसा को उठाता है और उसे समुद्र की गहराइयों में ले जाता है। तभी वह जीव एलिसा के करीब आया और उसकी गर्दन के दोनों ओर उभरे निशानों पर अपना हाथ रख दिया। वह एलिसा को किस कर ही रहा था कि अगले ही पल एलिसा जाग उठी। उसकी गर्दन के निशान मछली की तरह गलफड़ों में बदल गए। एलिसा अब उन गलफड़ों की मदद से पानी में सांस ले पा रही थी। असल में यह क्रिएचर
समंदर काफी शक्तिशाली था और उसके पास अजीबोगरीब पावर थी। खैर, अब दोनों को एक दूसरे का साथ मिल चुका था। एलिसा को पानी में जीने की एक नई जिंदगी मिल गई थी। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरते हैं और समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो जाते हैं। इस खूबसूरत और अनोखे मिलन के साथ यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह रोमांचक कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही अमेजिंग और यूनिक कहानियां देखने को मिलती रहेंगी। अब कमेंट करके जरूर बताइए, क्या एक लड़की का एक खतरनाक क्रिएचर से प्यार करना सही था या गलत?